डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन से वो अंग होते हैं जो कि इसमें भाग लेते हैं, कौन कौन से जो है पौधों के भाग होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, और कौन कौन से दूसरे माध्यम होते हैं, स्टेप्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए इन तमाम फैक्ट्स को, पॉइंट्स को जो है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, in flowering plants, sexual reproduction occur within a specialized reproductive organs called the flowers. Thus, a flower may be defined as a specialized and condensed reproductive suite of flowering plants on which the essential reproductive part are inserted is called a flower. इसका मतलब ये हुआ कि फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब कि ऐसे पौधे जिसमें कि फूल लगते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में यानी कि फूल लगने वाले पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एक खास रिप्रोडक्टिव अंग के अंदर में, भाग के अंदर में जो है आपका होता है, जिसको कि हम लोग फ्लावर या फूल कहते हैं। और इस प्रकार हम लोग फूल यानी कि फ्लावर को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड एंड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव सूट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन विच द इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर इंसर्टेड इज कॉल्ड अ फ्लावर। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लावरिंग प्लांट यानी कि ऐसे पौधे जिनमें कि फूल लगते हैं, उनके एक स्पेशलाइज्ड और कंडेंस रिप्रोडक्टिव सूट को हम लोग जो है फूल कहेंगे अगर उसके अंदर में जो है सभी इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इंसर्टेड हो, यानी कि अंदर में मौजूद हो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने आप सभी को बताया कि फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पौधे, जिसको कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जिनमें कि फूल लगते हैं, उनके स्पेशलाइज और कंडेंस रिप्रोडक्टिव वाला एक ऐसा सूट जो कि जमीन से ऊपर होता है, जिसमें कि आपका जो है इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद हो, उसको हम लोग फ्लावर कहते हैं। तो अब हम जानते हैं फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, यानी कि पौधों के जो फूल होते हैं उनके कौन कौन से भाग होते हैं, इनके बारे में। तो देखो, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, an angiospermic flower consists of 4 holes of floral appendages attached on the receptacle. The 4 holes of floral appendages includes receptacle, calyx और sepals, corolla और petals, एंड्रोसियम और स्टामेंस, गायनेसियम और कार्पल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है वो रिसेप्टिकल पर से अटैच्ड फ्लोरल अपेंडिजेस के 4 होल से मिलकर बना होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने आप सभी को बताया कि कोई भी जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है, फूल होता है, वो रिसेप्टिकल से जुड़े हुए फ्लोरल अपेंडिजेस के 4 घेरों से, 4 चक्रों से जो है आपके 4 होल से मिल करके बना होता है। और फ्लोरल यानी कि पुष्पीय जो अपेंडिजेस होते हैं, पंखुड़ियां होते हैं, तो उनके जो 4 होल्स होते हैं, घेरे होते हैं, चक्र होते हैं, उनके अंदर में आपका शामिल है नंबर 1 कैलिक्स और सीपल्स, और दूसरा है आपका जो है कोरोला और पीटल्स, और तीसरा है आपका एंड्रोसियम या फिर एस्टामेन, और चौथा है गायनेसियम या फिर कार्पल्स। यहाँ पे ध्यान रखो कि एक का डबल डबल नाम है, इसलिए मैंने दोनों बताया। जैसे कि सीपल्स से मिल करके बनता है आपका कैलिक्स, यानी कि बहुत सारे सीपल्स जो है आपके आपस में एक होर्ल बनाते हैं, जिसको कि हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। तो ये आपका एक होर्ल जो है आपका कैलिक्स हो गया, जो कि सीपल से मिलके बना होता है। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। और दूसरा है आपका बहुत सारे पीटल्स यानी कि पंखुड़ी मिल करके जो आपके कोरोला बनाते हैं, तो ये आपका दूसरा होर्ल जो है वो है आपका
कोरोला जो कि मिल के बना होता है पीटल से, इसलिए हम लोग इन दोनों को ही बोल सकते हैं। और तीसरा जो है वो है आपका एंड्रोसियम, जिसका कि दूसरा नाम है स्टामेन। ये जो है आपका फ्लावर का मेल वाला पार्ट होता है। और चौथा जो है वो आपका गायोनेसियम, जिसको कि हम लोग कार्पल भी बोलते हैं, तो ये जो है आपका फीमेल वाला पार्ट होता है और ये आपका चौथा होर्ल बनाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फ्लावर जो होते हैं उनके फ्लोरल अपेंडिजेस का जो 4 होर्ल होता है उसमें कौन कौन से ये होर्ल होते हैं। और ये जो आपका दिया हुआ है रिसेप्टिकल, तो रिसेप्टिकल तो आपने अभी अभी देखा था कि रिसेप्टिकल से ही जुड़े हुए यानी कि अटैच्ड ये 4 होर्ल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका रिसेप्टिकल है जिससे कि जुड़े हुए 4 ये होर्ल जो है वो आपके 1 नंबर में कैलिक्स मैंने बताया, 2 नंबर में मैंने कोरोला बताया, 3 नंबर में मैंने बताया एंडोसियम या फिर स्टामेन, और चौथा जो है आपका वो था गायनेसियम या फिर कार्पल्स। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर जो है आपका ये ABCD से आप लोग कंफ्यूज मत होना कि इसमें 5 दे दिया है और यहाँ पे 4 दे दिया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 4 होता है ये ध्यान रखना है, और वो 4 कौन सा होता है तो मैंने जो बताया है आप लोगों को वही ध्यान रखिएगा। और इस किताब में जो है कुछ मिसप्रिंट जैसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो रिसेप्टिकल को छोड़ करके और बाकी जो यहाँ पे 4 ठो दिए गए हैं इनको आप लोग जो है होर्ल के रूप में याद रखिएगा। और कौन कौन से होर्ल हैं, तो जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि होर्ल में आपको बताना है नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला। सबसे बाहर में देखोगे तो आपको कैलिक्स मिलेगा जो कि ग्रीन कलर का दिखाई देता है, और उससे अंदर आप जाओगे तो वहां पर जो आपको कोरोला देखने को मिलेगा जो कि रंगीन होता है, कलरफुल होता है। और उसके अंदर में जो है आपका ऊपर की तरफ में आपको जो है एंडोसियम और स्टामेन मिलेगा, और उससे नीचे अंदर की तरफ में जाएंगे बीच की तरफ में, सेंट्रल पार्ट की तरफ में, रिसेप्टिकल की तरफ में, तब हमको जो है गायनेसियम या फिर कार्पल्स मिलेगा। तो इस प्रकार से यही 4 होल होते हैं, और इन्हीं चारों को जो है आपको फ्लावर के पार्ट के रूप में याद रखना है। फ्लावर के पार्ट तो ये 5 होते हैं, देखो फ्लावर के पार्ट में ये 5 हो जाएंगे, लेकिन जब हम लोग होल का बात करेंगे तब हम लोग जो है जिन 4 का मैंने बताया है उन्हीं 4 को आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है स्टामेन्स एंड कार्पल्स आर द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो स्टामेन है जिसका कि दूसरा नाम एंड्रोसियम था, और दूसरा जो कार्पल है जिसका कि दूसरा नाम गायनेसियम था, तो ये जो दोनों हैं आपके मेल और फीमेल वाले पार्ट होते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एंड्रोसियम या फिर स्टामेन जो होता है ये फ्लावर का मेल वाला पार्ट होता है, यानी कि ये जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये मेल वाला पार्ट होता है एंड्रोसियम या फिर स्टामेन। जबकि बात करें हम लोग गायनेसियम या फिर कार्पल्स के बारे में, तो ये जो होता है ये आपका फीमेल वाला पार्ट होता है फ्लावर का, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गया। और आगे बताया जा रहा है कि दे आर कॉल्ड इसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। तो इन दोनों को यानी कि स्टामेन और जो कार्पल्स हैं इनको हम लोग इसेंशियल अंग कहते हैं। फूल का जो है इस महत्वपूर्ण या फिर कह सकते हैं अति आवश्यक अंग इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो है आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, तो इसलिए इनको जो हम लोग इसेंशियल मानते हैं। और दूसरा 2 ठो बाकी जो बच जा रहा है, देखो ध्यान से समझो, ये जो लास्ट के 2 ठो जो मैंने बताया था होर्ल के रूप में गायनेसियम और एंडोसियम के बारे में, तो ये दोनों जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वजह से इनको जो है हम लोग इसेंशियल बोलते हैं कि ये जो है आपके इसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर हैं। जबकि बाकी के जो 2 ठो बच जा रहे हैं जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, कोरोला और पीटल, तो इनके बारे में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है पहले देख लो। यहाँ पे बोला जा रहा है कैलिक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल ऑर्गन ऑफ फ्लावर, यानी कि ये जो आपका कैलिक्स है और दूसरा जो आपका कोरोला है, ये दोनों जो है आपके नॉन इसेंशियल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कहे जाते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो है आपके डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि जो है जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कैलिक्स और कोरोला ये दोनों जो है डायरेक्टली संलग्न नहीं होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यही कारण है कि इन दोनों को जो हम लोग नॉन इसेंशियल ऑर्गन बोलते हैं। और जबकि बात करेंगे अगर हम लोग जो है एंड्रोसियम और गायनेसियम का, तो ये दोनों जो है आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर में। तो इस वजह से जो है इनको हम लोग इसेंशियल पार्ट या फिर इसेंशियल ऑर्गन ऑफ फ्लावर मानते हैं और कहते हैं।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गया है कि 4 होल होता है, उसमें से 2 ठो इसेंशियल होता है और 2 ठो नॉन इसेंशियल होता है। 2 ठो जो इसेंशियल होता है वो क्यों होता है, और 2 ठो जो नॉन इसेंशियल होता है वो भी आपका नॉन इसेंशियल क्यों होता है, ये आपको समझ में आ गया है। और पुष्प का जो 5वां भाग है वो है आपका रिसेप्टिकल। तो ये फ्लावर के जो है 5 भाग होते हैं और 4 होल होता है। ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो समझ में आ गया है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें आगे जानते हैं, यानी कि यही पांचों का जो हम लोग डिटेल में थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिसेप्टिकल के बारे में। तो देखो रिसेप्टिकल के बारे में जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, द रिसेप्टिकल इज द टॉप पोर्शन ऑफ द फ्लावर स्टॉक। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, द रिसेप्टिकल is the top portion of the flower stalk, the base of the flower in which all the parts of the flower are attached is called receptacle। तो यहाँ पर देख सकते हो डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि रिसेप्टिकल जो है वो फ्लावर स्टॉक का, यानी कि जो फूल होता है उसके डंठल का टॉप पोर्शन होता है, यानी कि सबसे ऊपर का जो है आपका भाग होता है। तो ये एक डेफिनेशन आप बता सकते हो कि रिसेप्टिकल फूल के स्टॉक का सबसे ऊपर का भाग होता है, यानी कि फ्लावर स्टॉक का टॉप मोस्ट पोर्शन होता है रिसेप्टिकल। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो ये बता सकते हो। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि फूल का यानी कि फ्लावर का बेस, यानी कि उसका जो है आपका आधार, उसका सिंहासन, जिसमें फूल के यानी कि जिस फूल का हम बात कर रहे हैं उस फूल के सभी भाग जो है अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, उसको हम लोग रिसेप्टिकल कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि रिसेप्टिकल क्या है ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोगों को जो है डायग्राम के माध्यम, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस डायग्राम के अंदर में, कि इस डायग्राम में जो है आपका रिसेप्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे देखो ये जो है आपका, ये हो गया फ्लावर का स्टॉक यानी कि डंठल, और इस फ्लावर का स्टॉक का जो है आपका ऊपर का, सबसे ऊपर का जो भाग है ये वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम लोग जो है आप यहाँ पे स्टॉक बोलेंगे। यानी कि ये आपका हो गया स्टॉक जिस पर कि फ्लावर का सब भाग जुड़ा है। देखो यहाँ पे ये जो आपका ओवरी है यानी कि फीमेल वाला पार्ट है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये जो आपका पंखुड़ी दिख रहा है, ये जो इधर की तरफ में गया हुआ है, तो ये जो आपके कलरफुल पार्ट होते हैं, इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी जो आपका पंखुड़ी है यानी कि जो आपका कलरफुल वाला भाग है, ये भी जो आपका आकर के इसी रिसेप्टिकल से जुड़ा हुआ है। ये फीमेल वाला पार्ट मैंने अभी बताया, और फीमेल के साथ साथ ऊपर में जो आपका यहाँ पे दिख रहा है जो कि मेल वाला पार्ट है, ये भी जो आपका आकर के इसी से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी आपके फूल के भाग हैं वो सभी के सभी जो आपके रिसेप्टिकल से ही जुड़े हुए हैं, और ये जो रिसेप्टिकल है ये स्टॉक का सबसे ऊपर का भाग था। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि रिसेप्टिकल क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैलिक्स के बारे में, और इसके अलावा जो है कोरोला के बारे में। कैलिक्स क्या होता है और कोरोला क्या होता है, जैसा कि कैलिक्स में यहाँ पे बताया जा रहा है, इट इज द मोस्ट आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर, इट इज मेड अप ऑफ sepals. Generally sepals are green in color and occasionally they are brightly colored. The function of calyx is to protect the flower when it is इन बड स्टेज। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैलिक्स जो होता है वो फूल का सबसे बाहर का घेरा होता है, चक्कर होता है, यानी कि होल होता है। और आगे बताया जा रहा है कि ये जो आपका सीपल्स से मिल करके बना होता है। और आमतौर पर देखा जाए तो ये जो है आपका सीपल्स हरा कलर का होता है, लेकिन कभी कभार जो हमें ये देखने को मिल सकता है कि ये जो है आपका यानी कि सीपल्स जो है वो आपका कलर हो, चमकीला कलर में हो, ब्राइटली कलर्ड हो। और आगे बताया जा रहा है कि ये जो कैलिक्स है इसका काम है कि जब फूल बड स्टेज में रहता है तो उस समय उस फूल को जो है प्रोटेक्ट करना। तो ये आपका जो है कैलिक्स हो गया और उसका काम हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कोरोला और उसके फंक्शंस के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, इट इज द मोस्ट ब्यूटी सॉरी कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इट इज मेड अप ऑफ petals. Generally, petals are large, showy, and brightly colored. The main function of petals is to attract
द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो कोरोला है ये आपका फूल का सबसे रंगीन, सबसे जो आपका कलरफुल भाग होता है और सबसे ये खूबसूरत भी होता है, जो कि ये अच्छा देखने में लगता है। और आगे ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है आपका पीटल्स से मिलकर बना होता है। और जनरली देखें तो ये जो पीटल्स होते हैं ये बड़े होते हैं और ये जो है आपके शोभी होते हैं, यानी कि जो है ये दिखावटी होते हैं, बाहर से ये दिखाई देते हैं और ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, यानी कि जो है आपके काफी ये जो है आपके रंगीन दिखाई देते हैं। और इनका जो मेन काम होता है वो होता है इंसेक्ट पॉलिनेटर, यानी कि कीड़े मकोड़े जो कि पॉलिनेशन की क्रिया को करवाते हैं, उन सभी को अट्रैक्ट करना। तो आपने देखा कि पीटल्स क्या होते हैं, कोरोला क्या होते हैं, और जो है आपके कैलिक्स क्या होते हैं, और सीपल्स क्या होते हैं, और इन सभी का काम क्या होता है, साथ साथ रिसेप्टिकल क्या होता है ये भी आपने जान लिया। तो यहाँ पर जो है आपको डायग्राम दिया हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी देखो, यहाँ पर आप लोगों को कैलिक्स और कोरोला को दिखाया गया है, ठीक है। और अभी मैंने जो है आप लोगों को कैलिक्स और कोरोला के बारे में पढ़ाया भी। मैंने आप सभी को कहा था कि सबसे बाहर में, तो इस तरफ से देखो, जिधर की तरफ से ये जो आपका डंठल जा रहा है, तो इधर की तरफ से आप देखो तो सबसे पहले आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा सा गाढ़ा में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि छोटा भी है। तो ये जो सबसे ऊपर में भाग है, तो इसको जो कि मैंने पहले ही बताया था डेफिनेशन में कैलिक्स का, कि ये जो सबसे बाहर का होल होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, जो कि सबसे बाहर में है। और इसके जस्ट अंदर में हम जाएंगे तो जो हमको ये बड़े बड़े जो है आपके पत्ते की तरह दिख रहे हैं, यानी कि जो आपके पीटल्स हैं, जो कि, तो एक पीटल ये हो गया, दूसरा पीटल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तीसरा पीटल यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो पीटल से मिल करके एक जो घेरा बन रहा है उसको हम लोग कोरोला कहते हैं। तो ये आपका दूसरा हो गया। और उसी प्रकार से ये जो कैलिक्स मैंने समझाया था, इसमें भी देखो यहाँ पर जो एक पत्ता की तरह छोटा सा दिखा है, जो कि ग्रीन कलर का नॉर्मली होता है, जनरली होता है। तो ये जो आपका एक पत्ते की तरह दिख रहा है, ये आपका एक सीपल हो गया, ये दूसरा सीपल हो गया, ये तीसरा सीपल है, ये चौथा सीपल है, ये पांचवा सीपल है। और ये पांचों सीपल मिलकर के एक जो घेरा बना रहे हैं, ये आपका जो ग्रुप बन रहा है सीपल का, ये आपका कहलाएगा कैलिक्स। और कोरोला तो मैंने पहले ही समझा दिया। तो कैलिक्स का काम क्या था? कैलिक्स का काम था कि जब ये जो फ्लावर है अभी ये खिला हुआ नहीं है, तो उस समय जो है उसको प्रोटेक्ट करना। और ये जो कोरोला है इसका काम क्या है? तो इसका काम है, चूंकि ये जो आपका सुगंधित होता है, यानी कि इससे कुछ महक निकलता है, जो कि इंसेक्ट पॉलिनेटर जो होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करता है अपने गंध के माध्यम से और अपने कलर के माध्यम से, यानी कि जो है अपने रंगों के माध्यम से भी जो है ये इंसेक्ट को, जो इंसेक्ट पॉलिनेटर होते हैं उन सभी को जो है अपनी तरफ में आकर्षित करता है, ताकि वो आकर के इस फ्लावर पे बैठे और उसके माध्यम से जो है, यानी कि उन कीड़ों के माध्यम से जो है पॉलिनेशन का क्रिया कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और बाकी जो है एंथर, फिलामेंट और स्टामेन के बारे में पहले मैं पढ़ा देता हूँ और उसके बाद से डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो फ्लावर का मेल वाला पार्ट होता है, जिसको कि हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं या फिर स्टामेन बोलते हैं, उसके बारे में। तो जैसा कि एंड्रोसियम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इट इज मेड अप ऑफ collection of stamens. Each stamen consists of anther and filament. The long stalk of the stamen is called the filament that bear an anther at the top. The anthers contain pollen sacs. The pollen grains are found inside the pollen sacs. The pollen grains appear as a yellow powdery substance. The pollen grains contain the male gametes of the plant. तो जैसा कि यहाँ पे आप सभी को समझाया जा रहा है कि ये जो एंड्रोसियम होता है ये आपका फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव अंग होता है, यानी कि ऑर्गन होता है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एंड्रोसियम जो है वो आपका बहुत सारे स्टामेन से मिल करके बना होता है। और प्रत्येक जो स्टामेन होता है ये जो है आपका दो चीजों से मिलकर बनता है, और वो है एंथर और फिलामेंट। यानी कि प्रत्येक जो आपका स्टामेन या फिर एंड्रोसियम होता है वो आपका एंथर और फिलामेंट इन दोनों से मिल करके बना होता है। अब जानेंगे हम लोग कि ये जो है एंथर क्या होता है और फिलामेंट क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टामेन का जो डंठल होता है, लंबा जो डंठल होता है, उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। और आगे बताया जा रहा है कि ये जो फिलामेंट है इसके सबसे ऊपर में जो है आपका एंथर होता है, यानी कि सबसे टॉप का जो आपका भाग होता है इस एंड्रोसियम का या फिर जो है आपका स्टामेन का, उसको हम लोग बोलते हैं एंथर।
यानी कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टामेन का जो लंबा स्टॉक होता है उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, जिसमें से कि उसके सबसे ऊपर में एंथर निकलता है। तो आपने जान लिया कि एंड्रोसियम क्या है, स्टामेन क्या है, और उसके जो दो भाग हैं एंथर और फिलामेंट, ये क्या है ये भी आपने जान लिया। ठीक है, अब एंथर के बारे में बताया जा रहा है कि जो एंथर होते हैं उनके अंदर में पोलन सैक होते हैं, यानी कि पोलन थैलियां होती हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग हिंदी में पराग कोश कहते हैं। तो पोलन सैक या फिर पराग कोश होते हैं, और पोलन सैक के अंदर में जो है आपका पोलन ग्रेन पाया जाता है, यानी कि पराग कण पाए जाते हैं। और फिर आगे बताया जा रहा है कि ये जो पोलन ग्रेन होता है ये येलो कलर का, यानी कि जो है आपका पीले कलर का एक पाउडरी सबस्टांस है, यानी कि जो है ये आपका धूसर एक येलो कलर का पदार्थ है जो कि पाउडर के जैसा होता है। और ये जो है आपका जब हम फ्लावर को टच करते हैं तो यही जो है आपका हमारे हाथों के अंदर में आ जाता है, यानी कि जो पोलन ग्रेन होते हैं जो कि एक येलो पाउडरी सबस्टांसेज है, ये हमारे हाथों में जो आपका आकर के चिपक जाता है। आगे बताया जा रहा है पोलन ग्रेन के बारे में कि पोलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर में जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका जो है आपका मेल गैमेट मौजूद होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि एंड्रोसियम के बारे में आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं मैंने क्या समझाया है। मैंने बताया है कि एंड्रोसियम जो है आपका फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दूसरा मैंने बताया कि ये आपका जो है स्टामेन से मिलकर बना होता है। तीसरा मैंने बताया कि ये जो है आपका एंथर और फिलामेंट दोनों का जो है आपका मिल करके बना, दोनों से मिल के बना होता है। और फिलामेंट क्या है, तो ये जो स्टामेन है इसका जो लंबा सा डंठल होता है उसी डंठल को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट का जो टॉप होता है वहां पर आपका जो है एंथर होता है, और एंथर के अंदर में पोलन सैक होता है, और पोलन सैक के अंदर में पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। और पोलन ग्रेन जो होता है वो एक पाउडरी सबस्टांसेज होता है, और ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर में फ्लावर का मेल गैमिट होता है। तो यही जो है बातें मैंने आप सभी को अभी एंडोसियम के बारे में समझाया था। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके डायग्राम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपका स्टामेन है, देखो ये जो आपका दिखाया गया है डायग्राम, ये डायग्राम जो है स्टामेन का है, ठीक है। और स्टामेन में जो है दो पार्ट होते हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। एक पार्ट देखो इसमें जो है लंबा सा एक डंठल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है आपका लंबा सा जो डंठल दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ये जो लंबा सा डंठल दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो, तो ये पहला पार्ट हो गया जिसको कि यहाँ पे देख सकते हो लंबा सा एक जो डंठल दिखाई दे रहा है, ये जो आपका ये फिलामेंट हो गया। और इसके टॉप पर यानी कि इसके सबसे ऊपर पे आप देख सकते हो कि इसके सबसे ऊपर में जो है आपको एक थोड़ा सा फैला हुआ यानी कि आपका जो है मोटा चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है जो कि एक दाने की तरह हम लोग को फ्लावर के अंदर में दिखाई देगा, तो ये जो दाने की तरह हमारे फ्लावर के अंदर में दिखाई देता है उस पार्ट को जो है थोड़ा चौड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। और इसी एंथर के अंदर में जो है आपका पोलन सैक होता है, और पोलन सैक के अंदर में जो है आपका बहुत ही पतला एक पाउडरी सबस्टांसेस होता है जिसको हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं। और पोलन ग्रेन के ही अंदर में आपके जो है मेल पार्ट होते हैं, यानी कि फूल का जो है मेल पार्ट होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको डायग्राम भी समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गायनेसियम के बारे में, यानी कि जो है आपका कार्पल्स के बारे में। तो गायनेसियम के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। द गायनेसियम इज ऑल्सो कॉल्ड कार्पल। ईच कार्पल has a swollen basal part called ovary, long middle part called style, and a terminal part called stigma. The stigma receives pollen grains during pollination. Stamen produces pollen grains that are yellowish in color that often sticks to our hands. तो यहाँ पे आप सभी को ये बताया जा रहा है कि गायनेसियम के बारे में कि गायनेसियम जो है वो फूल का यानी कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग होता है। और आगे बताया जा रहा है कि इस गायनेसियम का दूसरा नाम जो है वो है कार्पल। और प्रत्येक जो कार्पल होता है वो
मतलब कि उसमें जो है आपका उसके बेसल पार्ट में जो है आपका एक फूला हुआ भाग होता है, यानी कि जो आपका एक चौड़ा भाग होता है जिसको कि हम लोग ओवरी कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैंने आप सभी को बताया कि प्रत्येक कार्पल का जो बेसल पार्ट होता है वो आपका स्वोलन होता है, यानी कि जो आपका फूला हुआ होता है वो मोटा होता है, उसी को हम लोग ओवरी बोलते हैं। और उसका जो मिडिल पार्ट होता है वो आपका जो है लंबा होता है, तो उस लंबे मिडिल पार्ट को जो है हम लोग स्टाइल बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर का भाग होता है टर्मिनल जो कि पार्ट होता है, वो टर्मिनल पार्ट जो है आपका स्टिग्मा कहलाता है। जैसा कि आप सभी को मैं डायग्राम से भी समझाता हूँ। देखो, ये आपका जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपका जो है फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, कार्पल है। और इस कार्पल के जो है 3 भाग होते हैं, ये ध्यान रखना। सबसे नीचे का जो भाग होता है जो कि बेसल पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये जो है आपका चौड़ा होता है, इसको हम लोग ओवरी कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर का जो भाग होता है वो मिडिल भाग होता है और वो लंबा भाग होता है, ट्यूब, वो लंबा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। और ये जो लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मिडिल पार्ट है फ्लावरिंग सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, तो इसके ऊपर का जो भाग होता है वो आपका थोड़ा सा चौड़ा होता है और ये टर्मिनल पार्ट होता है, यानी कि जा करके ये खत्म हो जाता है, तो इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो है आपके पिस्टिल के या फिर जो आपका गायनेसियम का कह सकते हैं या फिर कार्पल का कह सकते हैं, ये 3 भाग होता है। ये ध्यान रखना है कि गायनेसियम का 3 ठो नाम ध्यान रखना आप लोग। एक तो गायनेसियम आप लोग जानते ही हो, दूसरा जो है आपका कार्पल है, और तीसरा जो नाम है वो है आपका पिस्टिल। तो ये 3 नाम आप लोगों को जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट याद रखना है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि ये जो एस्टिग्मा है ये क्या करता है कि पॉलिनेशन के दौरान रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। जैसा कि जानते हो कि ये जो आपका टर्मिनल पार्ट होता है, तो इसके ऊपर में क्या होता है कि आकर के स्टिग्मा जो है आपके अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टिग्मा जो है वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। फिर आगे बताया जा रहा है कि स्टामेन यानी कि जो मेल वाला पार्ट था, तो वो जो है आपका पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। और ये जो है जब हम फ्लावर को छूते हैं तो ये हमारे हाथों में जो है करके अक्सर चिपक जाता है और नॉर्मली देखने को जो है ये हमें येलो कलर का मिलता है। सो अब देखते हैं आगे। तो आगे बताया जा रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड वेट करो, चलो। तो आगे यहाँ पर बताया जा रहा है द स्टाइल बियर्स स्टिग्मा टू रिसीव पॉलेंस. The ovary is the swollen and hollow basal part that contains ovules. Each ovule has a haploid female gamete called the ओवम और एग। तो यहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है कि जो स्टाइल यानी कि जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो बीच वाला भाग होता है, इसमें से आपका जो है स्टिग्मा निकलता है जो कि ऊपर में होता है और वो टर्मिनल पार्ट होता है। तो ये आपका रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। और आगे बताया जा रहा है कि ये जो ओवरी है ये आपका बेसल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, जो कि स्वोलन होता है, यानी कि जो आपका फूला हुआ होता है, स्थूल होता है, और वो आपका जो है खोखला होता है अंदर की तरफ में, उसमें जो आपका खाली जगह होता है, स्पेस होता है, जिसमें कि आपके ओव्यूल्स होते हैं। और जो प्रत्येक ओव्यूल होता है उसमें जो है आपका हेप्लॉइड फीमेल गैमिट होता है। हेप्लॉइड फीमेल गैमिट का मतलब होता है जिसमें कि क्रोमोसोम का नंबर जो है आपका वो ऑड हो, ठीक है। तो आपके जो हेप्लॉइड फीमेल गैमिट होते हैं हर एक ओव्यूल के अंदर में, और जो ओव्यूल होता है ये आपका जो है ओवरी के अंदर में होता है, और ओवरी जो है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भाग है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो कि ये जो आपका हेप्लॉइड फीमेल गैमिट है इसको हम लोग ओवम या फिर एग कहते हैं। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना। अब कुछ नोट्स में दिए हुए देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये तो मैंने पहले ही समझा दिया था, आप लोगों को नोट के रूप में इसको याद रखना है कि कैलिक्स और कोरोला जो होता है ये आपका नॉन इसेंशियल पार्ट होता है फ्लावर का। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका डायरेक्टली जो है आपका रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इस वजह से इसको जो हम लोग नॉन इसेंशियल मानते हैं कोरोला और कैलिक्स को। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी नोट्स आप लोगों को समझ में आ गया है और याद रखोगे आप लोग। चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, सम फ्लावर्स कंटेन ओनली वन सेक्स possessing either stamen or carpel. These flowers are called unisexual flowers.
It includes papaya, watermelon, etc. Some flowers contain both stamen and carpels. These flowers are called bisexual flowers. It includes hibiscus, mustards, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कुछ पौधे जो होते हैं उनके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, या तो स्टामेन होता है नहीं तो कार्पल होता है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ पौधों में, यानी कुछ पौधों के फूलों के अंदर में जो है आपका स्टामेन या कार्पल में से एक ही कोई सेक्स ऑर्गन फूल के अंदर में होता है। तो ऐसे फूलों को, ऐसे फ्लावर्स को जो हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और इसके अंदर में पपाया आ जाएगा, वाटरमेलन आ जाएगा, और भी बहुत सारे जो है आपके फ्लावर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो है और भी दूसरे पौधों के फ्लावर इसके अंदर में आ जाएंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर में। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आप लोगों को एग्जांपल याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। पपाया एंड वाटरमेलन के जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि जो है उनके फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन होता है। जबकि कुछ फ्लावर जो होते हैं उनके अंदर में दोनों ही स्टामेन और कार्पल दोनों ही ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपके पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग जो है, ऐसे फूलों को जो है हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे कि हिबिस्कस हो जाएगा और मस्टर्ड हो जाएगा। तो ये दोनों जो फूल होते हैं, इन दोनों पौधों के जो फूल होते हैं ये आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर में दोनों ही पार्ट मौजूद होते हैं। यानी कि दोनों ही पार्ट कहने का मतलब था कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही पाए जाते हैं हिबिस्कस और मस्टर्ड फ्लावर के अंदर में। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, जनरली इन प्लांट्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द एम्ब्रायो sac located inside the ovule. So the pollen grains should get transferred to the stigma of the same or another flower. This takes place in two steps, namely pollination, एक मिनट वेट करो, एंड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आप सभी को बता, एक सेकेंड कुछ दिक्कत आ रहा है। चलो, तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि आमतौर पर देखा जाए तो प्लांट्स के अंदर में मेल और फीमेल गैमेट जो है आपके एम्ब्रायोनिक जो सैक होता है, जो कि ओव्यूल के अंदर में मौजूद होता है, उसमें आपका जो है फ्यूज करता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने आप सभी को बताया कि सामान्यतः फ्लावर का जो ओवरी के अंदर में जो ओव्यूल होता है, उसके अंदर में जो एम्ब्रायोनिक सैक होता है, एम्ब्रायो सैक होता है, उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ में मिक्स होता है। और इसलिए पॉलन ग्रेन्स का जरूरत है कि इसको जो है हम लोग ट्रांसफर करें एक फ्लावर के जो है आपके एंथर वाले भाग से स्टिग्मा में, या फिर जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। और ये जो है आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। यानी कि जो अभी आपने जाना कि फ्यूजन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो आपका एम्ब्रायोनिक सैक में हो रहा है, तो इसको करवाने के लिए हमें 2 स्टेप उठाने पड़ेंगे। और वो 2 स्टेप हैं, पहला है पॉलिनेशन और दूसरा है फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, ये आप बात समझ लो। देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया आपका फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है आपका फ्यूज तब करेगा जब दोनों जो है आपके एक जगह पर मीट करेंगे, यानी कि मिलेंगे तब। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फीमेल वाला पार्ट है यानी कि स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा पर जो है हम लोगों को लेके आना पड़ेगा एंथर वाले भाग में से पोलन ग्रेन्स को निकाल करके। तो पोलन ग्रेन्स को एंथर से निकाल करके और स्टिग्मा पर लाने का जो प्रोसेस है, ये कहलाता है पॉलिनेशन, जो कि पहला स्टेप है। और जब स्टिग्मा पे आ जाता है पोलन ग्रेन, तो स्टिग्मा से स्टाइल होते हुए वो ओवरी के अंदर में, ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रायो सैक में पहुंच जाता है, जहां पर कि ये मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है। यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर में जो मेल गैमेट होता है वो आपका फ्यूज हो जाता है फीमेल गैमेट के साथ में, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये 2 स्टेप आप लोगों को जो है ध्यान रखना है कि प्लांट्स के अंदर में ये 2 स्टेप होते हैं जिनके जरिए कि आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब चलिए आगे हम लोग पॉलिनेशन के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, फॉर द मेल गैमेट टू फ्यूज विथ द फीमेल गैमेट it is important to carry the pollen grains from the anther to the stigma of the carpel. Thus, we can define pollination as the transfer of pollen grains from the anther of the stamen to the stigma of the carpel is called pollination. ठीक है,
तो यहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है कि मेल गैमिट के लिए फीमेल गैमिट के साथ में फ्यूज होने के लिए, यानी कि मेल गैमिट का फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज होने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि उस पॉलन ग्रेन को जो है एंथर से निकाल करके कार्पल के स्टिग्मा पर पहुंचाया जाए, कैरी किया जाए, ठीक है। और इस प्रकार से पॉलिनेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि एंथर से, मतलब कि स्टामेन का जो एंथर होता है उससे पॉलन ग्रेन को कार्पल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर करने का, हस्तांतरित करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रहा है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हमने बताया कि स्टामेन का जो एंथर होता है उसमें से पॉलन ग्रेन्स को निकाल करके कार्पल के स्टिग्मा पर पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है, ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन, उम्मीद कर रहा हूं कि इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। आगे बताया जा रहा है, बट डू यू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप पॉलिनेशन के मैकेनिज्म को क्या जानते हो। तो चलिए इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स, बर्ड्स, वाटर, बैट्स और विंड। In other words, the pollen from pollen sacs of the of anthers is transported by various agents of to the stigma। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो आपका इंसेक्ट के जरिए, चिड़िया यानी कि बर्ड्स के जरिए, पानी यानी कि वाटर के जरिए, और बैट जैसे कि चमगादड़ हो गया जो कि एक चिड़िया ही है, तो बैट हो गया, या फिर जो आपका विंड यानी कि हवा हो गया, तो इनके माध्यम से होता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि पॉलन सैक यानी एंथर का जो पॉलन सैक होता है, इसमें से पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर ट्रांसफर करने का जो काम है, ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है, वो विभिन्न प्रकार के एजेंट्स के जरिए किया जाता है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है, लेट अस नाउ डिस्कस द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि अब जो हम लोग 2 प्रकार के पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो 2 प्रकार के जो पॉलिनेशन है वो है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले हम लोग जानेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, और उसके बाद जानेंगे कि ये जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन है वो क्या चीज होता है। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, व्हेन द पॉलिनेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉलिनेशन के अंदर में जो है आपका किसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स को उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तब उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। आगे बताया जा रहा है, दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस नेचुरली, इट डज नॉट essentially depend upon any external agents for the process of pollination। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने बोला था कि जब पॉलिनेशन के अंदर में पॉलन ग्रेन्स को किसी फ्लावर के एंथर से निकाल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के पॉलिनेशन के अंदर में जो है, या फिर कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो पॉलिनेशन होता है वो नेचुरली होता है। ये जो है आपका किसी भी बाहरी एजेंट्स पर जो है आपका अपने पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए डिपेंड नहीं करता है, और इसलिए इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन का संज्ञा देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैन यू गेस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि क्या आप सेल्फ पॉलिनेशन के फायदों और नुकसान का अनुमान लगा सकते हो। अगर यस तो फिर आप लोगों को बताना है, अगर नहीं तो फिर आप लोग अब जानिए कि डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। तो चलिए मैं एक एक करके आप सभी को बताता हूं। देखो पहला,
सेल्फ पॉलिनेशन इज सर्टेन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि जो है आपके बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं उनमें जो है आपका सेल्फ पॉलिनेशन निश्चित होता है। ठीक है, अब निश्चित क्यों होता है? क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एक ही फ्लावर के अंदर में जो है आपका दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फीमेल और मेल एक ही पास में, एक ही फ्लावर के अंदर में, यानी कि काफी नजदीक हैं, तो ये जो है आपका सेल्फ पॉलिनेशन निश्चित है उसमें। ठीक है, यानी कि होगा ही होगा सेल्फ पॉलिनेशन आपका जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर में। दूसरा बताया जा रहा है कि फ्लावर्स नीड नॉट डिपेंड ऑन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि जो है सेल्फ पॉलिनेशन जो है आपका वो उसके लिए पॉलिनेशन के एजेंट्स का कोई जरूरत नहीं है, यानी कि जो है जिन फ्लावर्स के अंदर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है उस फ्लावर को पॉलिनेशन के एजेंट्स का जरूरत नहीं होता है, यानी कि जो है वो फ्लावर पॉलिनेशन के एजेंट पर डिपेंड नहीं करते हैं अपने अंदर में पॉलिनेशन के लिए। तो ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा यहाँ पे बताया जा रहा है देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, और यहाँ पर जो है आपका कोई पॉलन ग्रेन्स का नुकसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका दोनों ही पार्ट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब चूंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि चारों तरफ से होता है, तो वो आपका जो है वहां से पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच ही जाएंगे। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो आपका पॉलन ग्रेन्स का वेस्टेज नहीं होता है। तो ये आपका 3 ठो एडवांटेजेस है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है द सीड्स आर लेस इन नंबर। यहाँ पर जो है आपके बताया जा रहा है कि पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि सीड जो होते हैं वो कम होते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में सीड जो है वो आपके कम होते हैं। और दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडोस्पर्म इज मीनट देयरफॉर सीड्स प्रोड्यूस वीक प्लांट्स। अब चूंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो इंडोस्पर्म होता है वो आपका कम होता है, मीनट होता है, इसलिए जो है आपका सीड कमजोर प्लांट्स को जो है आपका डेवलप करता है। अगर ये आपका इंडोस्पर्म का जो मात्रा है, लेयर है, ये आपका कम नहीं रहता, अगर ज्यादा रहता है तो जो आपके प्लांट्स आपके डेवलप होते हैं सीड से, तो ये आपके जो है मजबूत होते हैं और फिर जो है आपका ज्यादा मात्रा में जो आपके प्लांट्स डेवलप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें बताया हुआ है कि जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन से सीड बनता है उस सीड से जो आपके वीक प्लांट्स डेवलप होते हैं, तो ये आपका दूसरा नुकसान हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ पे बताया जा रहा है न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड रिजल्टिंग इन द डिग्रेडेशन ऑफ द प्लांट स्पीसीज। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे बताया जा रहा है द न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नई नई जो वेराइटीज, प्लांट के जो नई वेराइटीज हैं वो आपका प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है जब, यानी कि जो आपका प्लांट स्पीसीज के डिग्रेडेशन में। ठीक है, यानी कि प्लांट जब प्लांट स्पीसीज का डिग्रेडेशन हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो है आपका नई नई वेराइटी जो है आपका नहीं बन सकता है, यानी कि वही वेराइटी रहेगा। और इस प्रकार से क्या होगा कि जो आपका प्लांट का स्पीसीज है वो आपका दिन पर दिन गायब हो सकता है वेदर का, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस जो है आपके प्लांट के सर्वाइवल के अनुकूल नहीं होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि चूंकि नया वेराइटीज तो इसमें जो आपका प्रोड्यूस होता नहीं है, तो इसके वजह से क्या होगा कि प्लांट का स्पीसीज जो है वो आपका डिग्रेड होता जाएगा। तो ये 3 ठो जो है आपके डिसएडवांटेजेस हैं, और इसके पहले मैंने आप सभी को बताया था 3 ठो एडवांटेजेस। उम्मीद कर रहा हूं कि बातें आप सभी को समझ में आ रहा है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में कि क्रॉस पॉलिनेशन जो आपका क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है व्हेन द पॉलिनेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of flower to the stigma of flower of another plant, it is called क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब पॉलिनेशन के अंदर में जो है आपका पॉलन ग्रेन्स को फूल के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के, यानी कि फूल के जो है स्टिग्मा पर पहुंचा जाता है, तो इसको हम लोग जो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज this type of pollination takes place artificially and is carried through external agents such as bat, water, wind, birds, insects, etc.
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रकार का जो पॉलिनेशन होता है इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार का जो पॉलिनेशन होता है ये आर्टिफिशियली होता है, यानी कि ये जो है आपका एक्सटर्नल एजेंट्स के जरिए होता है, जैसे कि बैट्स हो जाएंगे, वाटर हो जाएगा, वाइंड हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएंगे, इंसेक्ट हो जाएगा वगैरह, दूसरे भी एजेंट्स हो सकते हैं। चलिए इसको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको जो है एक फ्लावर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली दो फ्लावर यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखो ये एक फ्लावर हो गया, ओके। तो यहाँ पर से जो ये आपको एक स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, इस सॉरी स्टिग्मा बोल दिया गलती से, ये जो आपको एंथर दिखाई दे रहा है, ये जो एंथर है इसके अंदर में से पोलन ग्रेन्स का निकल करके दूसरे फ्लावर के, ये पहला फ्लावर था फ्लावर नंबर 1 और ये फ्लावर नंबर 2 हो गया, तो दूसरे फ्लावर का ये जो बीच वाला भाग है यानी कि स्टाइल है, इसके ऊपर में जो आपका स्टिग्मा यहाँ पे दिख रहा है, तो इस स्टिग्मा के ऊपर में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब जाहिर सी बात है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में आपको जो है चीजों को लेके जाना है, यानी कि पोलन ग्रेन्स को लेके जाना है, तो कोई ना कोई बीच का जो है एक एजेंट होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए। अब वो जो है आपका माध्यम हो सकता है कि हवा जब बहेगा तो उस हवा के माध्यम से ये उड़ करके चला जाए, या फिर कोई यहाँ पे जो है एक चिड़िया बैठे, ठीक है, इंसेक्ट कोई कीड़ा मकोड़ा बैठे, तो उसके माध्यम से जो यहाँ सर के उसके पैरों में सट करके और फिर वो जो आपका कीड़ा मकोड़ा या फिर चिड़िया है बैठ है, अब इस फ्लावर के एंथर पर से बैठने के बाद से अगर वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर बैठता है या फिर उसका पैर गलती से भी जाता है, किसी भी कारण बस जाता है, तो फिर उसके पैरों में सट करके जो है पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकते हैं दूसरे फ्लावर पे। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें जो है आपका एक एजेंट का जरूरत है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो आपका बैट हो, चाहे बर्ड हो, या फिर हो सकता है कि इंसेक्ट के अलावा जो है उसमें पानी भी हो सकता है कि पानी यहाँ पर बरसात हो या फिर दूसरे किसी जैसे कि पानी यहाँ से बहे और बहने के बाद से क्या करके यहाँ पर जो एंथर है इसके अंदर में से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर दे दूसरे के स्टिग्मा पर। तो इस प्रकार से जो आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, यानी कि जो है पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन जो है आपका वो कंप्लीट होता है, टेक प्लेस करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और भी चीजें, जैसा कि आप लोगों को आगे यहाँ पे बताया गया है, द डायग्राम बिलो shows the cross pollination taking place through bee एज एन एक्सटर्नल एजेंट। तो अभी जो मैं चीजें आप लोगों को बता रहा था, समझा रहा था, वही चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पर समझाया जा रहा है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर जो है आपको एक आपका फ्लावर दिखाया गया है जिसमें कि यहाँ पर जो है आपका एक मधुमक्खी यानी कि एक बी दिखाया गया, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे जो आपके पोलन ग्रेन है। तो क्या होता है कि ये जो मधुमक्खी है मध को बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो आपका मकरंद को इकट्ठा करने के लिए क्या करती है कि यहाँ पर आती है, ठीक है। और जब ये आती है फूलों के जूस को जो है लेने के लिए, तो उस दौरान में ये फूलों पर बैठती है। और जब ये फूलों पर बैठती है तो क्या होता है कि इसके जो पैर होते हैं वो एंथर पे पड़ते हैं, और जब एंथर पे पड़ते हैं तो एंथर में जो आपका पोलन ग्रेन होता है वो इस मधुमक्खी के पैरों में सट जाता है, और फिर यही मधुमक्खी जब इस फूल पर से मधु को, यानी कि जो है आपका जो मकरंद है, जो जूस है, उसको ले करके जब दूसरे फूल पर उसको इकट्ठा करने के लिए, यानी कि जो है मधु को, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं कि जूस को इकट्ठा करने के लिए दूसरे फूल पर बैठती है, तो उस समय क्या होता है कि इसका जब पैर स्टिग्मा पर पड़ता है तो फिर ये जो पोलन ग्रेन्स पहले फूल पर से आया था उसके पैरों से चिपक करके वो आपका स्टिग्मा पर चिपक जाता है, क्योंकि स्टिग्मा जो होता है वो चिपचिपा होता है। और इस प्रकार से जो आपका पोलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल पर ट्रांसफर हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है मधुमक्खी एक एजेंट का काम कर रही है, एक जो आपका मीडिएटर का काम कर रही है, जो कि एक फूल पर से दूसरे फूल पर पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रही है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर पहले एक क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, और वो क्वेश्चन है, कैन यू गेस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि क्या आप क्रॉस पॉलिनेशन के फायदों और नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए, अगर आप अंदाजा लगा पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगा पा रहे हो तो मैं आप सभी को डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों ही बता देता हूं। तो पहला देखते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि पहला यहाँ पे बताया जा रहा है
द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज a result of cross pollination develop, germinate properly and grow into better plants. Idest cross pollination leads to the production of new varieties. तो यहाँ पे बताया जा रहा है पहला फायदा ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन से जो सीड प्रोड्यूस होते हैं वो जो है आपके डेवलप करते हैं और जर्मिनेट होते हैं खास प्रकार से, मतलब कि खास विशेष रूप से जो आपके डेवलप करते हैं और जर्मिनेट होते हैं और अच्छे प्लांट यानी कि जो बेटर प्लांट्स को बेटर प्लांट्स के रूप में जो ये ग्रो करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से जो है आपका नई वेराइटी का प्रोडक्शन होता है, उत्पत्ति होता है। दूसरा फायदा है यहाँ पे दिया जा रहा है मोर वाइएबल सीड्स आर प्रोड्यूस, यानी कि इसमें जो है आपका यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो सीड उत्पन्न होते हैं वो ज्यादा वाइएबल होते हैं, यानी कि जो है वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि ज्यादा टिकाऊ होते हैं, वो ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं, बड़ी जीवन शक्ति वाले होते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये दो फायदे हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। अब देखते हैं दो ठो हम लोग डिसएडवांटेजेस क्रॉस पॉलिनेशन के। तो ये पहला है आपका इट में इंट्रोड्यूस अनडिजायरेबल कैरेक्टर। तो चूंकि आपने देखा था कि इसमें जो आपका नई वेराइटी का प्रोडक्शन होता है, यानी कि है नई वेराइटी इसके माध्यम से उत्पन्न होते हैं। तो नई वेराइटी तो तब उत्पन्न होंगे जब इस जो प्लांट है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसमें जो आपका चेंजेज हो, बदलाव आए, यानी कि उसमें जो है आपका वेरिएशन हो। ठीक है, तो जो वेरिएशन होगा तो उसमें हो सकता है कि अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो है आपका डिसएडवांटेजेस है। अब दूसरा का देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है पॉलिनेशन में फेल ड्यू टू डिस्टेंस बैरियर। तो अगर ज्यादा डिस्टेंस होता है तो इसके वजह से जो आपका पॉलिनेशन फेल भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर जो है आपका ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है, तो डिस्टेंस बैरियर की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिनेशन फेल भी हो सकता है। तो ये आपका जो है दूसरा डिसएडवांटेजेस है। ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को जो बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर आप सभी को बताया जा रहा है तीसरा एक डिसएडवांटेज, और वो है flowers have to totally depend on external agents for pollination। तो इसका तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि फूल जो होता है, फ्लावर जो होता है, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है बाहरी एजेंट्स पर अपने पॉलिनेशन के लिए। यानी कि पानी, बैट या फिर जो है आपका ऐसा कोई भी एजेंट, जैसे कि पानी की बात करेंगे, एयर की बात करेंगे, बैट की बात करेंगे, बर्ड की बात करेंगे, इंसेक्ट की बात करेंगे, तो इन सभी में से अगर कोई भी जो है आपका नहीं मिलता है तो फिर यानी दोनों में इन सभी में से कोई भी अगर बीच में पॉलिनेशन के लिए जो है आपका हेल्प नहीं करता है तो फिर फ्लावर में जो है पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट्स पर। अब आगे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के डिफरेंस के बारे में कि इनके बीच में जो है क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है क्या अंतर है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी को बताया जा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में पहला अंतर, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बता सकते हैं कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जबकि यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो आपका एक ही पौधे के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है। जबकि बात करेंगे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन का, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन यानी कि पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लावर। यानी कि पहला हमने बात किया कि सेल्फ पॉलिनेशन में कि ये जो होता है वो एक ही पौधे के एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का जो है स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो आपका एक फ्लावर के यानी कि एक फूल के एंथर से पॉलन का जो है आपका दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर जो आपका फ्लावर चेंज हो रहा है, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर है इट डज नॉट रिक्वायर, यानी कि जो है सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल एजेंट्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जबकि
क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताया जा रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एजेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। यानी कि दूसरा अंतर ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसको एक्सटर्नल एजेंट्स का जरूरत नहीं होता है पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन जो है इसमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स तक पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए जो है आपका एक्सटर्नल एजेंट्स का आवश्यकता होता है, जरूरत होता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। अब देखते हैं हम लोग तीसरा अंतर। तो तीसरा अंतर यहाँ पर जो है आपका बताया जा रहा है, सच बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस ए स्मॉल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जबकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताया जा रहा है कि सच फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। यानी कि जिस पौधे में यानी कि जिस पौधे के फ्लावर के अंदर में जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो उनमें जो है आपका कम मात्रा में यानी कम संख्या में जो आपका पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका बाइसेक्सुअल है एक ही फ्लावर के अंदर में दोनों है, तो कम पॉलन ग्रेन्स भी आपके जो है डेवलप होंगे, तो उनसे भी जो आपका सीड ज्यादा मात्रा में बन सकता है। ठीक है। जबकि जो क्रॉस पॉलिनेशन है यानी कि जो है एक फ्लावर के अंदर में मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि दूसरे फ्लावर के अंदर में जो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं उन सभी फ्लावर में जो आपका बहुत ज्यादा मात्रा में जो है पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, चूंकि इसमें कुछ आपके जो है बर्बाद भी होंगे और कुछ जो आपका यूज भी किए जाएंगे। ठीक है। चौथा अंतर देखते हैं। चौथा अंतर यहाँ पे बताया जा रहा है सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में कि सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट ब्रिंग वेरिएशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो आपका कोई वेरिएशन नहीं होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताया जा रहा है कि इट ब्रिंग्स अबाउट लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन, यानी कि इसमें जो आपका ज्यादा संख्या में वेरिएशन होता है। तो ये तो थी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में कुछ डिफरेंसेस। अब हम लोग पेन पेपर टेस्ट, यहाँ पर जो है टाइप नहीं हो पाया है। ठीक है। तो पेन पेपर टेस्ट 4 करेंगे। ठीक है। तो ये चौथा पेन पेपर टेस्ट है। तो इस पेन पेपर टेस्ट के जो क्वेश्चन है मैं आप सभी को बता दे रहा हूं। वैसे आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसका आंसर अपने नोटबुक के अंदर में लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि मैंने अभी अभी जस्ट पढ़ाया है। तो इसको जो है आप लोगों को बताना है कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर है। ये पेन पेपर टेस्ट नंबर 4 का जो है पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन का क्या क्या जो है आपका फायदा है। और तीसरा क्वेश्चन है मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन का जो है आपका क्या फायदा और नुकसान है, इसका आप लोगों को मेंशन करना है, वर्णन करना है। और चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, इसका जो है आप लोगों को डेफिनेशन बताना है। अब देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, पूछा गया है आपसे डिफाइन फ्लावर, यानी कि फ्लावर का जो है आपको डेफिनेशन बताना है। और छठा क्वेश्चन है डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको डेफिनेशन बताना है। सातवां क्वेश्चन है व्हाट आर सेक्स सेल, यानी कि जो है सेक्स सेल क्या होते हैं ये आपको बताना है। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको बताना है। नौवां क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि फ्लावर का विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, वो पांचों भाग आपको बताने हैं। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन है व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर, यानी कि किसी फूल का इसेंशियल और नॉन इसेंशियल भाग क्या होते हैं ये आपको बताना है। और 11वां क्वेश्चन है व्हाट इज रिसेप्टिकल, जिसका कि मैंने दो डेफिनेशन बताया था, आपको बताना है रिसेप्टिकल क्या है। और 12वां क्वेश्चन है गिव द फंक्शन ऑफ कैलिक्स और एंड कोरोला, यानी कि कैलिक्स और कोरोला के क्या क्या काम होते हैं, कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो आपको जो है बताने हैं। आगे है 13वां क्वेश्चन। और 13वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंड्रोसियम ऑफ अ फ्लावर विद द हेल्प ऑफ
नीट लेवल डायग्राम, यानी कि आपको क्या करना है कि एक साफ सुथरे लेबल्ड डायग्राम की मदद से जो है फ्लावर का, किसी फूल का जो एंड्रोसियम होता है उसका स्ट्रक्चर का एक्सप्लेन करना है, समझाना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। जो 14वां क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाई आर कैलिक्स एंड कोरोला कॉल्ड नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि कैलिक्स और कोरोला को जो हम लोग नॉन इसेंशियल पार्ट क्यों बोलते हैं फ्लावर का, ये आपको बताना है 14वें क्वेश्चन के अंदर। और 15वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ गायनेसियम ऑफ अ फ्लावर। एक मिनट, कुछ दिक्कत आ रहा है। ओके चलो, तो 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका, एक सेकेंड कुछ दिक्कतें आ रही हैं। चलो, तो 11वां नहीं सॉरी 15वां नंबर क्वेश्चन, 15वां नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ गायनेसियम ऑफ अ फ्लावर विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम। तो एक साफ सुथरे नामांकित डायग्राम के, यानी कि लेबल डायग्राम के मदद से जो है आपको क्या करना है कि किसी फूल के गायनेसियम का स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन करना है, समझाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है पॉलिनेशन तो कवर कर लिया है, और आगे जो है फर्टिलाइजेशन और जो आगे की जो प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनको जो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।